हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी। मीन्स जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके होने का रीज़न क्या है, फिजियोलॉजी क्या होती है, उनके होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती प्रेगनेंसी के अंदर, और मैक्सिमम कितने बच्चे जो है यूट्रस के अंदर रिटेन हो सकते हैं। वैसे इंडिया के अंदर इंसिडेंस है 11 पेयर्स ऑफ बेबीज़ डिलीवर एट वन टाइम। एक ही बार में 11 पेयर्स बेबीज़ को जन्म दिया था एक लेडी के अंदर, और इससे भी ज़्यादा 9 बच्चों का रिकॉर्ड है जो एक ही वक्त में डिलीवर हुआ है। तो मेनली देखें तो इंडिया के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी काफ़ी कॉमन भी होती है, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी की। उससे पहले कुछ ऑब्स्टेटिक में कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो क्या होती है। पहले देखते हैं प्रेगनेंसी। इससे पहले वाली हमने 2 वीडियो पढ़ी थी, एमसी साइकिल, और उसके बाद हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइज्ड ओवा जो होता है, जो स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ था, वो आके यूट्रस के अंदर प्लेस हो जाता है। तो उसके बाद प्रेगनेंसी की स्टेजेस है वो स्टार्ट हो जाती है। एक बार यूट्रस के एंडोमेट्रियम में प्लेस हो गया, उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ओबीजी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो प्रेगनेंसी की टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, वो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 37 वीक से 40 वीक। 37 वीक से 40 वीक मीन्स 37 हफ्तों से 40 हफ्तों तक का। और 37 वीक या 35 वीक से पहले हो जाए तो उसको प्री टर्म बेबी कहते हैं। प्री यानी पहले, जो टर्म से भी पहले हो गया, इन दोनों के बीच में टर्म बेबी कहते हैं, जो कि हेल्दी बेबी होता है। और 40 वीक से बाद होता है उसको कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी। पहले होना भी एबनॉर्मल है और बाद में होना भी एबनॉर्मल है। जो पहले हो जाएगा बच्चा, तो 37 वीक के बाद ही वो केपेबल होगा या बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए केपेबल होगा। और अगर 40 वीक से बाहर आया तो जो यूट्रस के अंदर के जो जितने भी ऑर्गन है उसके सराउंडिंग, भले प्लासेंटा हो, एमनियोटिक फ्लूइड हो, वो उसको 40 हफ्तों तक जिंदा रख पाएंगे। उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद बेबी होना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके पहले होना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो टर्म टाइम है, आइडियल टाइम है प्रेगनेंसी का, वो है 37 वीक और 40 वीक। अभी 37 वीक और 40 वीक काउंट कहाँ से हुए? जब मैंने बताया था कि जो फर्टिलाइज्ड हुआ यूट्रस में आगे प्लेस हो जाएगा, उसके बाद एमसी साइकिल में साइकिल्स आना बंद हो जाएंगे। साइकिल्स तब तक नहीं आएंगे जब तक ब्रेस्ट फीड करवा रही एक वुमन, बच्चे के डिलीवर होने के कुछ महीनों बाद तक भी साइकिल्स नहीं आते। तो जब से साइकिल बंद हुए हैं और जब बेबी डिलीवर होगा, उस टाइम के बीच का काउंट करके ये निकाला जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके बाद ये काउंट किया जाता है 37 वीक और 40 वीक। तो एक तो हो गया ये, और उसके बाद एक टर्म आती है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब जो आसपास वाटरी सब्सटेंस होता है बेबी के। बेबी एक कवरिंग के अंदर होता है। बेबी के सराउंड 2 लेयर होती है टोटल। एक तो एमनियन होती है और एक कोरियन होती है। जो अंदर वाली होती है उसको एमनियन, और बाहर वाली को कहते हैं कोरियन। एमनियोटिक लेयर और कोरियोनिक लेयर। जो अंदर वाली कोरियोनिक लेयर और बाहर वाली कोरियोनिक लेयर, इन दोनों के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसका नॉर्मल अमाउंट होता है 800 ml, लगभग 800 से 700 ml के बीच में होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। मीन्स 37 वीक से 40 वीक्स तक ये मिलेगा, 800 ml के समथिंग मिलता है। इससे पहले थोड़ा कम होता है, इससे पहले थोड़ा सा 600, और कई नॉर्मल कंडीशन में 1 लीटर तक भी बढ़ जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 1 लीटर तक भी बढ़ जाता है। और जब 40 वीक पार हो जाते हैं, 40 वीक के बाद ये अमाउंट घट के 400 ml आ जाता है। जो बेबी के सराउंडिंग फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो 800 ml नॉर्मल होता है। टर्म के बाद या 40 वीक बाद में चले जाए तो 400 ml हो जाता है, घट जाता है। उससे पहले थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन टर्म के टाइम थोड़ा कम होता है, पोस्ट टर्म में और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम है बेबी के सराउंडिंग तो प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, बेबी जो इसकी दीवारों पे टकरा के कहीं उसको इंजरी ना हो, इसकी वजह से थोड़ा शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड हल्का सा एल्कलाइन होता है नेचर में, थोड़ा सा क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय। और इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
250 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। आपको नहीं पता ऑस्मोलैरिटी क्या होती है तो इससे पहले वाली वीडियो में ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ऑस्मोलैरिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक तो देखा हमने ये टाइम क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और दो लेयर होती है एमनियन और कोरियन, और बीच में अंदर फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एक और चीज होती है प्लासेंटा। प्लासेंटा मीन्स बेबी के सारा ब्लड का जितना भी कलेक्शन है, जितना भी प्रोडक्शन है वो प्लासेंटा के अंदर होता है। आपने सुना होगा कि मदर और बेबी का जो ब्लड है वो आपस में कभी भी मिक्स आउट नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का बहुत सारा काम है। प्लासेंटा इंश्योर करता है कि कितना ब्लड बेबी को मिलना चाहिए और कितना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है और जितना भी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना अमाउंट में वापस बाहर निकलना चाहिए। किसी और वीडियो में हम इस फिटल सर्कुलेशन को देखेंगे। तो जो प्लासेंटा होता है वो इंश्योर करता है कितना ब्लड जाना चाहिए, प्लस एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है क्या, ताकि कोई हार्मफुल सब्सटेंस है जो बेबी के अंदर ना चला जाए। इसलिए प्लासेंटा का फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है। प्लासेंटा का वजन होता है लगभग 500 मीन्स लगभग हाफ के जी, या 500 ग्राम आप बोल सकते हो। हाफ के जी तक का इसका वेट होता है प्लासेंटा का। इस ब्लड का प्रोडक्शन प्लासेंटा ही करता है एक बेबी के लिए। माँ से प्लासेंटा ब्लड लेता है और इसका प्रोडक्शन खुद करता है। इसलिए कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज जो होती है वो मदर से बच्चे के अंदर ना चली जाए, इसलिए प्लासेंटा इंश्योर करता है कि इसमें कोई भी रिएक्शन ना हो बच्चे के अंदर। तो 2-3 चीज़ें आपने देखी, तो नॉर्मल टाइम, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन, कोरियन, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो नॉर्मल में होती है। अब पढ़ते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ 2 बेबीज साइमल्टेनियसली इन वन टाइम। एक ही यूट्रस के अंदर अगर एक से ज़्यादा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस चीज़ को कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ज़्यादातर ट्विंस ही होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 11 और 9 भी हो सकते हैं। तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है पूरा सुपरफिशियल देखे तो सिर्फ 2 तरह की होती है। एक तो होती है मोनोजाइगोटिक, एक होती है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। जाइगोट मीन्स जो फर्टिलाइज्ड ओवा था, जाइगोट मीन्स ओवा, जो फीमेल जर्म सेल होती है उसको कहते हैं जाइगोट या ओवा। तो मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। तो जिसमें ओवा सिर्फ एक रहता है, उसको तो कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस या मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी। और जिसमें ओवा 2 रहते हैं उसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस या डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी। मैंने बताया था नॉर्मल टाइम में तो एक ओवरी से एक साइकिल में एक ही ओवा सीक्रेट होता है, लेकिन इसके अंदर कई बार एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। दोनों ओवरी से अगर एक ओवा सीक्रेट हो गया तब क्या होगा? दोनों ओवरी से एक ओवा सीक्रेट हो गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया और दोनों तरफ स्पर्म ने जाके उनको फर्टिलाइज कर दिया, तो भी ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी। ये होती 80% और ये होती ओनली 20%। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसके अंदर प्लासेंटा भी 2 रहेंगे, एमनियन भी 2 रहेगी, कोरियन भी 2 रहेगी, इसलिए दोनों बेबी सेपरेट रहेंगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसके अंदर होगी। इसमें कई कंडीशन ऐसी भी आती है जिसके अंदर एक ही प्लासेंटा दोनों बेबी को शेयर करना पड़ता है, इसलिए ब्लड की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें जुड़े हुए बच्चे भी होते हैं, अगर हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे। तो जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इसमें ओवा का नंबर होता है 2। एक ही साइकिल में 2 ओवा सीक्रेट हो जाए, दोनों ओवा एक स्पर्म से पेनिट्रेट हो जाए तो होगी डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी। और जब एक ही ओवा सीक्रेट हो, इसमें ओवा एक ही सीक्रेट होगा और स्पर्म भी एक ही जाएगा। ये मिथ है कि मोनोजाइगोटिक में 2 स्पर्म चले जाते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। स्पर्म एक ही जाता है हमेशा, लेकिन ओवा के अंदर जाने के बाद कुछ जेनेटिक म्यूटेशन से ऐसा होता है कि वो जो एक ही सेल डेवलप होनी थी वो 2 अलग अलग भाग में बढ़ के डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक सेल थी वो 2 अलग अलग भागों में डिवाइड होके 2 अलग अलग बेबी को डेवलप करना स्टार्ट कर देती है।
जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है इनमें जो बच्चों का सेक्स है वो अलग अलग हो सकता है। मीन्स एक मेल हो सकता है, दूसरा फीमेल हो सकता है, पॉसिबल है। दोनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें ऑलवेज सेम सेक्स या जो जेंडर है बच्चों का वो हमेशा एक ही रहेगा। क्यों एक रहेगा? कि मैंने जब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में जो एक्स और वाई ये वाला कुछ सिस्टम रहता है। जो स्पर्म होता है वो या तो एक्स लेके आएगा या वाई लेके आएगा। एक्स से एक्स मीटअप होता है तो गर्ल्स होती है, और एक्स से वाई मीटअप होता है तो बॉयज होता है। तो इसमें स्पर्म तो एक ही है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा वो तो स्पर्म एक ही है, तो एक ही अंदर जाएगा। या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। इनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक जैसे दिखने वाले। इनमें बोल चाल, पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ लगभग सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इनमें अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये एक ही स्पर्म से मैच्योर हुए। डीएनए भी एक जैसा ही रहेगा लगभग इनका, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं इनको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी इनमें ही होती है, डाइजाइगोटिक में इतनी नहीं होती। अब देखते हैं मोनोजाइगोटिक के कितने सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। टाइप्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसमें भी थोड़े बहुत टाइप हो सकते हैं मोनोजाइगोटिक के। मीन्स मैंने बताया था कि एक स्पर्म तो एक ही रहता है, वो भी एक रहता है, लेकिन अंदर जेनेटिक म्यूटेशन से या कुछ सेल डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आने से जो एक सेल डेवलप हो रही थी एक ही बच्चे के लिए, वो अलग अलग डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर देती है। तो वो अलग अलग डेवलपमेंट जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहता है, जितना लेट हो उतना प्रॉब्लम होती है। आगे बताऊंगा मैं कैसे। तो पहला टाइप होता है मोनोजाइगोटिक के अंदर डीडी। पहला होता है डीडी, ये होता है डीएम और ये होता है एमएम। पहले देखते हैं डीडी। डीडी की फुल फॉर्म है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक तो वो हो गया, ये है मोनोजाइगोटिक। उसमें आता है डाइएमनियन और डाइकोरियन। डाइएमनियन डाइकोरियन मीन्स दो एमनियन और दो कोरियन। अगर जो अंदर का जो डिवाइडेशन है 72 आवर्स से पहले हुआ है, 72 आवर्स से पहले हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 72 आवर्स से पहले हो गया तब तक एमनियन का डेवलपमेंट भी होना होगा, कोरियन का भी होना होगा, प्लासेंटा का भी होना होगा। तो इन सबको पता चल जाता है कि अब हमको दो अलग अलग चीज़ें बनानी है, दो अलग अलग बेबीज़ के लिए। तो इसमें प्लासेंटा भी दो रहेंगी, एमनियन भी दो रहेगी, कोरियन भी दो रहेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो अलग अलग बेबी सेपरेट हो जाएंगे डाइजाइगोटिक के जैसे के जैसे। प्रॉब्लम इसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी डाइएमनियन और मोनोकोरियन। डाइएमनियन और मोनोकोरियन, मोनो मीन्स एक, डाई यानी दो। इसमें क्या होता है कि जो कोरियन है वो तो जो कोरियन है वो तो एक बेबी के लिए डेवलप हो चुकी होती है। जब बाद में डिवाइडेशन होता है सेल्स का, जबकि एमनियन कोरियन तो पहले से ही बन चुकी होती है, कोरियन पहले से ही एक बन चुकी होती है, जब इसकी बारी आती है तब दो बनती है। तो इसलिए मोनोकोरियन और डाई एमनियन, एमनियन दो बनेगी और कोरियन एक बनेगी। इसमें कई कंडीशन में प्लासेंटा होता है वो एक ही रहता है। इसमें प्लासेंटा दो रहेंगे लेकिन इसमें एक ही प्लासेंटा रहता है, क्योंकि प्लासेंटा तो पहले डेवलप हो चुका होता है। प्लासेंटा को पता नहीं था कि आगे जाके ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे तो हमको भी दो बनना पड़ेगा। तो प्लासेंटा तो पहले एक ही बनेगा और ये भी एक ही बनेगी। यहाँ तक आते आते डेवलपमेंट, फिर इसको पता चलेगा कि दो बनना है, इसलिए ये दो बन गई। प्रॉब्लम यहाँ होती है, ये हो जाएगा आपके 4th to 8th डे। तो 4थे से 8वें दिन में डिवाइडेशन हुआ तब ये कंडीशन आएगी। और अगर 8वें दिन से ज़्यादा और 2 हफ्तों से 8वें दिन और 2 हफ्तों के बीच में अगर डिवाइडेशन हुआ है तब ये कंडीशन आएगी मोनो एमनियन और मोनोकोरियन। कोरियन भी एक, एमनियन भी एक, प्लासेंटा भी एक। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर आती है, एक ही आपका प्लासेंटा, एक ही एमनियन और एक ही कोरियन। प्रॉब्लम इसके अंदर आती है क्योंकि ये सब तो डेवलप हो चुके होते हैं, फिर डिवाइडेशन होता है। तो फिर तो डिवाइडेशन होने का क्या मतलब, फिर बाद में दो अलग अलग बेबी का डेवलपमेंट उसी एक थैली के अंदर होता है, एक उसी एक एमनियन और उसी एक कोरियन में
एक ही प्लासेंटा दोनों बेबी को शेयर करना पड़ता है, एक ही लेयर दोनों बेबी को शेयर करनी पड़ती है। तो इसमें कई बार कॉर्ड का जो गले के ऊपर नेक है उसमें अंदर भी कई बार प्रॉब्लम आती है बेबीज के अंदर। तो ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आएगी जब 2 वीक से भी लेट अगर डिवाइडेशन हुआ है, 2 वीक से भी बाद में डिवाइडेशन हुआ है, तो 2 वीक तक बच्चा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोरियन बन गई, यहाँ तक एमनियन बन गई, यहाँ पर प्लासेंटा, ये दोनों बन गए। अब यहाँ पर बेबी का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। फिर बाद में अगर डिवाइडेशन हुआ तब क्या प्रॉब्लम होगी? तब आपने नाम सुना होगा कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस मीन्स आपस में जुड़े हुए बच्चे। एक बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, फिर उसमें डिवाइडेशन हुआ कि नहीं अब तो एक और बेबी को भी बनाना है, उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ, प्रॉब्लम हुई सेल डिवाइडेशन में, तो जो एक बेबी है हल्का फुल्का बन गया था, उसके पास ही एक दूसरे बेबी का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 2 जुड़े हुए बच्चे, कई बार आपने सुना होगा, बहुत कॉमन कंडीशन है, 1% ही चांस रहता है इनका कॉन्जॉइंट ट्विंस का। 1000 में से 1 बेबी या लाखों में से 1 बेबी ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। अब जुड़े हुए बेबीज को कुछ टर्म देते हैं, जैसे थोरैकोपैगस। थोरैकोपैगस मीन्स जो थोरैसिक एरिया से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो छाती के एरिया से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनको कहते हैं थोरैकोपैगस। एक होता है इस्चियोपैगस, जो इस्चियल स्पाइन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। थोरैकोपैगस, इस्चियोपैगस, ये थोरैकोपैगस इसमें सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमनेस्ट थोरैकोपैगस। और एक होता है क्रेनियोपैगस। क्रेनियोपैगस मीन्स क्रेनियम एरिया से आपस में जुड़े हुए बच्चे, इसमें सबसे कॉमन होता है थोरैकोपैगस। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस के। डायमनियन आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लीजिए। जो कंडीशन होती है वो जितनी लेट हो इतनी वर्स्ट होती जाती है, उतनी प्रॉब्लम आती जाती है। जितनी पहले हो जाए उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। 72 घंटों से पहले हुई तब तक तो एमनियन और कोरियन भी बननी होती है भाई। इनके बनने का थोड़ा टाइमिंग होता है, पहले एमनियन बनती है, फिर कोरियन बनती है, फिर प्लासेंटा, फिर बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो एमनियन और कोरियन बन गई, इससे पहले अगर हो गया तब तो दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। और लेट हुआ तो एक लेयर तो एक ही रहेगी, फिर दोनों अलग अलग डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो गया। और लेट हुआ, बेबी भी बन गया, फिर हुआ तो 2 जुड़े हुए बेबी भी हो सकते हैं। तो ठीक है, ये कुछ होते हैं डायमनियन, मोनोकोरियन, मोनोएमनियन और मोनोकोरियन। थैंक यू।